हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग ठीक हो गए। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी पढ़ने में तो मजा आ ही रहा होगा बच्चों, है ना। तो चलिए अपने मजा को और बढ़ाते हैं, आनंद को और दुगना करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए थे और इंडिपेंडेंट इवेंट को भी पढ़ लिए थे। अब जो हमारे पास टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये बेस्ड है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे ही बेस्ड है पूरी तरह से, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। अभी जो हम इसको डेरिवेशन करेंगे, इसका जो फॉर्मूला डेराइव होगा वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से डिपेंड होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से पहले उस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद उसको क्या कर देंगे हम लोग डिफाइन कर देंगे और फिर उसका हम लोग एक्सप्रेशन वगैरह लिख लेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बच्चों याद होगा, तो उसमें भी हम लोग यही किए थे, पहले एक एग्जांपल लिए थे, उसके बाद उसके हमको अच्छे से स्टडी कर लिए थे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह से। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। ए पर्स कंटेन 4 कॉपर एंड 3 सिल्वर कॉइन। एक पर्स में 4 कॉपर एंड 3 सिल्वर कॉइन है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। सपोज दैट पर्स ये हो गया, इसमें 4 कॉपर कॉइन हो गया और 3 सिल्वर कॉइन हो गया, ठीक है, पर्स 1। अच्छा ठीक है। अनदर पर्स कंटेन 6 कॉपर एंड 2 सिल्वर। एक पर्स और है, चलिए एक पर्स और है, तो 6 कॉपर 2 सिल्वर कॉइन कंटेन है, ठीक है ना। वन कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द एनी वन ऑफ दिस 2 पर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कॉपर कॉइन। हमको ये पता करना है कि हम दोनों में से एक कॉइन को चूज किए, अब वो कॉइन हमारा कॉपर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, अगर हमारे पास एक पर्स होता तो हम इसको बहुत इजीली बना लेते हैं। अगर हमारे पास दूसरा पर्स का कोई ये नहीं दिया हुआ रहता एग्जांपल में, तो हम लोग पहला पर्स को चूज करते, पहला पर्स को चूज करने पे इसका क्या हो जाता है, जो प्रोबेबिलिटी हो जाता वो डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं 4/7, या फिर अगर यही रहता तो इसमें आपका प्रोबेबिलिटी होता है 6/8। लेकिन यहाँ पर बच्चों बोला कि कोई भी बैग में से हम एक कॉइन को निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले कोई भी बैग में से, यानी कि हम लोग सबसे पहले बैग चूज करेंगे। सबसे पहले क्या चूज करने वाले, बैग, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग का निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कॉपर का निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों कॉपर का जो निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है, कॉपर निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड हो गया, वो बैग पे डिपेंड हो गया, यानी कौन सा बैग हमको चूज करना है उस पे डिपेंड हो गया। तो अब यहाँ पे कैसे इवेंट आ रहा है बच्चों कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पे पूरी तरह से डिपेंड है। यहाँ पे तीसरा इवेंट भी हो सकता था, चौथा इवेंट भी बढ़ सकते थे, यानी इस तरह से कई और इवेंट हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या 2 इवेंट एक दूसरे पे रिलेटेड है कि सबसे पहले हमको पर्स चूज करना है, फिर पर्स चूज करने के बाद कॉपर चूज करना है, पर्स चूज करने के बाद कॉपर कॉइन चूज करना है। यहाँ हमारे पास 2 इवेंट आ गया। अब यहाँ पे हमको अगर कॉपर चूज करना है तो चलिए इसका कैसे निकलेगा। तो कोई कहेगा सर कॉपर नहीं चूज करना है, कॉपर कॉइन नहीं चूज करना है, तो या तो वो तो बैग 1 में से होगा या तो फिर बैग 2 में से होगा। तो वो क्या बोला संबंध, अगर लेट सपोज दैट वो बोलेगा कि या तो वो बैग 1 में से होगा या तो बैग 2 में से। चूज किससे करेंगे, या तो हम कॉपर को अगर चूज करना है तो या तो हम बैग 1 में से चूज कर लें या हम बैग 2 में से चूज कर लें, यही क्वेश्चन हो जाएगा ना। और या का मतलब हो गया ऐड, या का मतलब क्या हो गया ऐड, यानी कि और जो हम लोग इंग्लिश में इसको और पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है जनरली, इसको ऐड करना है। तो अगर हमें कॉपर चूज करना है, कॉपर कॉइन चूज करना है, तो या तो यानी आइदर इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 1 और आइदर इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 2। आइदर आ गया और आ गया, इसका मतलब बीच में हमारा क्या होने वाला, ऐड होने वाला, यानी कि इस चीज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस चीज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। तो चलिए अब इसको हम लोग इवेंट बना लेते हैं। हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इवेंट बना लेते हैं कि लेट इवन इवेंट ऑफ चूजिंग पर्स 1, ठीक है, और लेट E2 इवेंट ऑफ चूजिंग यहाँ पे लगा लो पर्स 2। E1 हो गया पर्स 1 को चूज कर रहे, E2 हमारा पर्स 2 को चूज कर रहे हैं। और C ले लेते हैं, इवेंट ऑफ चूजिंग कॉपर कॉइन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली जानते हैं बहुत इसी तरह से नॉर्मली जानते हैं क्या कि कॉपर चूज हो रहा है, तो कॉपर चूज हो रहा है तो या तो वो बैग 1 से, यानी बैग 1 में कॉपर होगा, बैग 1 और कॉपर दोनों होगा चूज, तो बैग 1 से कॉपर चूज होगा। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले, याद कीजिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यानी दोनों इवेंट होना है,
कौन सा इवेंट होगा, दोनों का दोनों इवेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करते थे ना कि अगर दो इवेंट मान लिया जाए, इवेंट ई और इवेंट ए, अगर ये दोनों इवेंट को कह रहे हैं तो ये दोनों इवेंट कोई भी सैंपल स्पेस से कनेक्टेड है तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या निकालते थे कि पी जो होने वाला है E1 भी होगा और C भी होगा, E1 भी होगा और क्या होगा, C भी होगा। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं कि अगर PC अगर बैग 1 से निकले तो बैग 1 भी होना चाहिए और कॉपर भी होना चाहिए। तो बैग 1 भी होना चाहिए, तो बैग 1 हमारे पास क्या है, E1 है और कॉपर भी होना चाहिए। तो ये या तो ये हो गया आइदर दिस और आइदर, और मतलब क्या हो गया यहाँ पे ऐड हो गया, और मतलब क्या हो गया ऐड, आइदर बैग 2 भी होना चाहिए, बैग 2 होना चाहिए, उसमें कॉपर होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बैग 2 और कॉपर दोनों होना चाहिए, इंटरसेक्शन होगा ना यहाँ पे, क्योंकि बैग 2 और कॉपर दोनों होना चाहिए। दोनों हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कर रहे हैं ना, दोनों होना चाहिए, इवेंट 2 भी होना चाहिए, E2 भी होना चाहिए और C भी होना चाहिए। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, जो भी हम लिखे हैं। इस चीज को हम लोग फिर से एक बार समझते हैं, क्या समझना है फिर समझते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पास पूछा गया है कि कॉपर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो कॉपर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अब हमारे पास 2 बैग है, तो 2 बैग यानी कि फर्स्ट बैग से भी कॉपर आ सकता है, यानी फर्स्ट बैग चूज करना है और उसमें कॉपर चूज करना है, फर्स्ट बैग चूज करना है उसमें कॉपर चूज करना है। तो E1 और C दोनों का दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों इवेंट एसोसिएटेड है हमारा। और या तो नहीं तो आइदर मतलब फिर प्लस हो गया, बैग 2 से कॉपर चूज करना है, तो बैग 2 से कॉपर चूज, बैग 2 भी चूज करना है और कॉपर भी चूज करना है, बैग 2 भी चूज करना है और कॉपर भी चूज करना है, तो E2 C हो गया। अब इसको याद करो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको याद होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते थे, क्या होता है, इवेंट E हो गया। अब जब इवेंट E हो गया तो हम लोग पहले क्या लिखते थे, इवेंट E हो गया तो फिर किसका निकालना, C का निकालना। इवेंट E हो गया तो फिर C का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अब यहाँ पे उससे इधर से हमारा क्या होगा, P2 और मल्टीप्लाई बाय P C P2, ठीक है, ये निकल गया। अब ये सारा चीज हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसको हम इसलिए अभी तक इसलिए नहीं निकाल के रखे थे कि अभी हमारा क्या क्या यूज आने वाला है हमको तो अभी पता नहीं है। अब ये 4 चीज हमको यूज आने वाला है हमारे पास, यहाँ पे ये 4 चीज यूज आने वाला है, तो इस 4 चीज को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या क्या, सबसे पहले E1 इवेंट ऑफ चूज पर्स 1, हमारे पास टोटल कितना पर्स है, 2 पर्स है। 2 पर्स में एक पर्स को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट यहाँ पे 1/2, ठीक है। E2 को चूज करने का क्या हो जाएगा, फिर 2 पर्स 1/2, यानी कि 1/2 हमारा 1 हो गया, यानी पर्स चूज करने का प्रोबेबिलिटी निकल गया। इजी है ना, 2 पर्स है तो एक पर्स चूज करेंगे 1/2, दूसरा पर्स चूज करेंगे उसका भी 1/2, उसको क्या निकालना है हमको, C1। अब क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा, हम जो लिख रहे हैं P C E1। अगर E1 पहला पर्स चूज हुआ है, E1 चूज हुआ है, तो C कॉपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि बैग 1 में कॉपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 1 में कॉपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे देखो 4/7। हाँ, तो बच्चों हम क्या लिखें कि P C E1, यानी जब E1 बैग सिलेक्ट होगा, जब E1 बैग रहेगा तो उसमें कॉपर क्या ऐसे आ सकता है, तो 4/7, टोटल बॉल कितना हमारे पास 7, उसमें 4 कॉपर हो गया। और अगर हम क्या लेते हैं, P कॉपर चूज हो गया बैग 2 से, कॉपर चूज होगा किससे, बैग 2 से, तो बैग 2 से जब कॉपर चूज होगा तो उसमें क्या हो जाएगा 6/8, क्या हो जाएगा बच्चों 6/8। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कहाँ से लाए, सबको पता चल रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि E1 बैग 1 सपोर्ट, बैग 1 चूज होने का 1/2, यानी 2 बैग में से एक बैग चूज होने का तो 1/2, तो दूसरा बैग चूज होने का 1/2। बैग 1 दिया हुआ तो उसमें कॉपर चूज होने का, तो कॉपर कितना चूज हो सकता है 4/7। बैग 2 में से कॉपर कितना चूज सकता है 6/8। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फुलफिल कर देना है, यानी कि इसका 1/2 हुआ, C/E1 ये क्या हो गया 4/7 हो गया। P2 कितना है 1/2 है, C2 कितना 6/8 है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ये सॉल्व होकर के आ गया 2/7 प्लस 3/8, आपको एडिशन आता है 56 8 16 21, आपका हो गया 37/56। तो ये 37 बाई क्या हो गया 56, ये आपका हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यानी कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का क्या हो गया ये आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है क्या, तो यही चीज आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, यही चीज आपका क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को निकालना है और वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे मतलब बहुत सारा रैंडम इवेंट पे डिपेंड हो,
किसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है और वो प्रोबेबिलिटी ढेर सारा रैंडम प्रोबेबिलिटी पे, ढेर सारा रैंडम इवेंट पे डिपेंड हो, तो हमको सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। सारे प्रोबेबिलिटी क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले ऐड किए ना, 2 इवेंट था, 2 को हम ऐड किए, 3 इवेंट रहता, 3 को ऐड करते, 4 इवेंट रहता, 4 को ऐड करते, n नंबर ऑफ इवेंट रहता, n नंबर ऑफ इवेंट रहता। तो अगर हम सबको ऐड करते तो वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक। अब चलिए अब इसका डिफिनीशन में वर्क करते हैं। अब क्या करते हैं, इसका डिफिनीशन वर्क करते हैं। ये क्वेश्चन भी तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद इसका जो डिफिनीशन है उस पर थोड़ा सा वर्क करते हैं हम। चलिए इसका डिफिनीशन देखिए बच्चों तब तक का, ये रहा इसका डिफिनीशन। क्लियर हो रहा है सबको। ये आपका क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सोटिक इवेंट, आपको दिख रहा है या फिर इसको ये कर दें, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब दिख रहा है, ओके। तो हम बात कर रहे थे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है क्या, लेट E1 E2 E3 En, यानी कि ढेर सारा सैंपल स्पेस, ढेर सारा इवेंट है और वो इवेंट हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सॉस्टिव इवेंट होना चाहिए। जैसे पिछले वाले बैग में हम देखे, यदि अगर पर्स 1 चूज होगा तो पर्स 2 चूज नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, यानी कि अगर दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं आना चाहिए, दोनों इवेंट में हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी चीज कॉमन नहीं आना चाहिए, कोई भी चीज कॉमन नहीं आना चाहिए। यानी अगर पहला चूज होगा तो दूसरा चूज नहीं होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से कहते हैं पहला चूज होगा तो दूसरा चूज नहीं होगा। बैग वाला केस में तो लास्ट जो एग्जाम्पल किए, अगर फर्स्ट बैग चूज होगा तो दूसरा बैग चूज नहीं होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए और एक्सोटिक इवेंट होना चाहिए, यानी कि अगर सारे हम इवेंट को ऐड करें तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। सारे इवेंट को अगर हम ऐड करें तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाना चाहिए, या फिर सारे मिलाकर उसको क्या आ जाना चाहिए, सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे सैंपल स्पेस ही आ जाएगा। तो चलिए अगर हमारे पास ढेर सारा इवेंट है, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेसेस, एस का सैंपल स्पेस है वो, देन एंड सपोज ईच ऑफ द इवेंट E1 E2 हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ है, किसी का भी जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो लेट ए एसोसिएटेड, ए कोई हमारा इवेंट है, ए कोई हमारा क्या है, इवेंट है, तब उस इवेंट में हमारा पी ए, उस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, उस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो P(E1) इंटू पी। अब देखो ये किसका टर्म है बच्चों, इसको अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ए ना लिख सकते हैं, है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी E हो गया है, E1 इवेंट होने के बाद, इवेंट होने के बाद ए का प्रोबेबिलिटी, या फिर E2 इवेंट हुआ तो उसमें ए का प्रोबेबिलिटी, या फिर E3 इवेंट हुआ तो ए का प्रोबेबिलिटी, यानी इस तरह से ये कंटिन्यू चलते रहेगा। जितना हमारा इवेंट रहेगा उतना ये कंटिन्यू चलते रहेगा। सबको ऐड करना है, सबको क्या करना है, ऐड करना है। कंडीशन यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चों। फिर से एक बार कि E1 और A दोनों हो उसको प्रोबेबिलिटी, फिर E2 और A दोनों हो उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर E3 और A दोनों हो उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हमको हर हाल में A का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो A का प्रोबेबिलिटी, A हमारा किस पे भी डिपेंड करता है, इवेंट पे भी डिपेंड है, A हमारा E2 पे भी डिपेंड है, A हमारा E3 पे भी डिपेंड है, A हमारा A4 पे भी डिपेंड है, इस तरह से A हमारा En तक डिपेंड है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, E1 और A का प्रोबेबिलिटी, उसके बाद किस पे हो सकता है, E2 और A का प्रोबेबिलिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद E3 और A का प्रोबेबिलिटी, A है ना, सब में A लिख देते हैं, प्लस En और A का प्रोबेबिलिटी, इस तरह से ऐड हो जाएगा। यानी कि उसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें हमारा क्या है, सिग्मा, सिग्मा किसका प्रोबेबिलिटी, P, जो इवेंट है उसको हम इवेंट का लिखे, यहाँ पे J लिख दिए, है ना, जो इवेंट है वो लिख दिए, और ये इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, A। अब जो इवेंट हमारा चलता रहेगा वो हमारा होता रहेगा, इसको हम डायरेक्ट एक फॉर्म में लिखे, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, है ना। इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, n से लेकर के जो 1 से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आराम से आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आ गया। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपका ये कह रहा है कि कोई भी इवेंट जिसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और वो बहुत सारे इवेंट पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस समय हमारे सारे का प्रोबेबिलिटी ऐड करके उसका हम
टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब जब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्लियर हो गया तो बायस थ्योरम आपको बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द जेईई मेंस एंड एडवांस। बायस थ्योरम जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अब उसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो उसको बहुत आसानी समझ सकते हैं। बहुत आसानी से क्या समझ सकते हैं कि अगर क्या है उसको ऐसा करते हैं ना, उसको भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो भी एग्जांपल लिए इसको यहाँ तक क्लियर है। इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। हम बेस थ्योरम को करते हैं। चलिए अब हम लोग बेस थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बेस थ्योरम को आगे बढ़ने के लिए ये पूरी तरह से डिपेंड है बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम पे डिपेंड है। बेस थ्योरम किस पे डिपेंड है बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम पे डिपेंड है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और वही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक पर्स था 4 कॉपर 3 सिल्वर, ठीक है। दूसरे पर्स में 6 कॉपर एंड 2 सिल्वर था। 1 कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम एनी पर्स ऑफ दिस 2 पर्स एंड इट इज फाउंडेड दैट इट इज कॉपर कॉइन। एक कॉइन निकाला गया दोनों में से, ये पता चल गया उसको कि ये कॉपर कॉइन है। ये क्या हो गया पता चल गया कि ये कॉपर कॉइन है। तो अब वो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको कि वो पर्स 1 से निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वो पर्स 1 से निकले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो बच्चों इसको बनाने का 2 तरीका है। एक बहुत आसान डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट से बना सकते हैं और एक अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको बना करके कर लेंगे सॉल्व, और उसके बाद जब हमको पूरी तरह से बेस थ्योरम आ जाएगा तो हम उसको सॉफ्टली भी बनाना सीख लेंगे, ताकि हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी रहे। तो अब इस बात को समझते हैं। तो हमारे पास क्या था, लास्टली जो कुछ था हम सब कुछ को नोट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या था उसको नहीं इरेज करना चाहिए था, नहीं तो E1 था हम डायरेक्ट कर देते हैं। पर्स 1 का था और इसका प्रोबेबिलिटी था क्या 1/2। E2 था पर्स 2 का, इसका प्रोबेबिलिटी क्या था 1/2। और पर्स 1 में क्या था 4 कॉपर और 3 सिल्वर। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है पर्स 1 से कॉपर कॉइन का तो 4/7 था और 6 कॉपर था और 2 सिल्वर था, है ना इसमें। तो PC E2 6/8, हाँ ठीक है। तो ये था 3/4। यहाँ तक तो हमारा क्लियर था। अब हमको निकालना था टोटल प्रोबेबिलिटी। हमको निकालना है क्या, हम ध्यान से देखिए क्वेश्चन बढ़िए, यहाँ तक हम ये कुछ नहीं किए। क्वेश्चन क्या करे उस पर, हमें पता है कि वो कॉपर कॉइन निकला है, हमें पता है कि वो कॉपर कॉइन निकला, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गया ना कि हमें पता है कि ये इवेंट हुआ है, हमें पता है कि ये इवेंट हुआ है, यानी कि हमें पता है कि कॉपर कॉइन निकला है। अब क्वेश्चन की जब पूछा जाए दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट पर्स, पहला पर्स निकले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी इसका E1, ये पूछा जा रहा है। आज क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ लीजिए कि जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हमको पता चल गया कि कॉपर कॉइन है, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट अप्लाई हो गया कि पता चल गया है कि हमारे पास क्या है कि कॉपर कॉइन है। तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E1 से निकला हो, यानी कि पर्स 1 से निकला हो। पर्स 1 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पर्स 1 होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा बच्चों। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा P E1 इंटरसेक्शन C, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा PC, ठीक है, यानी कॉपर आने का प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दीजिए कॉपर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कॉपर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में पढ़े थे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या पढ़े थे। अब इसी चीज को आपको समझना है, इस चीज को समझना है आपको, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए आप। अब ध्यान से देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए बी नीड P, ये चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी, पहला प्रोबेबिलिटी ये हो गया, E1 प्रोबेबिलिटी इज डन। तो E1 प्रोबेबिलिटी डन हो गया। तो जब E1 हो गया डन तो C चाहिए। अब E1 हो गया तो हम क्या चाहिए, C चाहिए। तो आई थिंक E1 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और इसका वैल्यू दिया है 4/7, आपका आ गया 2/7। अब चाहिए कॉपर का, तो कॉपर आने का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सिर्फ कॉपर का नहीं, कॉपर आने का टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहाँ से निकाल, टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यानी कि कॉपर हमारा आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, कॉपर आ सकता है या तो बैग 1 से, कहाँ से आ सकता है बच्चों, बैग 1 से, या फिर बैग 2 से, या फिर बैग 2 से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है जो अभी हम सॉल्व किए थे।
ये आपका क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ये है ना, यानी पहले इवेंट ई हो गया है, उसके बाद इवेंट क्या होगा, E1 कंप्लीट, तो सी है ना, और इधर से क्या था, E2 हो गया है, तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई E2 हो गया है, तो सी। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2 था, ये कितना था, 4/7। इसका आंसर याद होगा ना बच्चों, कितना आया था ये, 3/4, शायद कुछ आया था 37/56 आया था, नहीं 37 क्या आया था, 56 आया था। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है बेस थ्योरम के अनुसार जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिखना चाहिए, तो 2/7 डिवाइड बाई 56/36, तो क्या हो जाएगा 8, 16/37 हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा 37। तो अब कहानी कैसे चेंज हुई ये देखिए। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हम पता ये किए कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कोई भी इवेंट अगर बहुत सारे इवेंट्स एसोसिएटेड है तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे निकालेंगे। और बेस थ्योरम में क्या है कि हमको कंडीशन प्रोबेबिलिटी इसमें आ गया कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कंडीशन कर लिया और हमको रिजल्ट पता कर दिया गया कि कॉपर हमको दिया हुआ है। जैसे इसमें क्या क्वेश्चन था कि कॉपर दिया हुआ है, तो फिर पर्स 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम दोनों का तो अलग अलग कॉन्सेप्ट। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम लोग जनरली बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हमारा बेस थ्योरम को अगर हम इसको कह रहे हैं तो बेस थ्योरम से ये क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पता चल गया। तो इसे हमारा किसको डिनोट करेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो इसको हम सिर्फ पीछे से नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, हम उस चीज का यूज करेंगे। और ये हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा आने वाला है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है, यानी एग्जाम्पल क्लियर, आप इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफिनेशन आपका क्या हो गया, ये हो गया डिफिनेशन। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ना। चलिए, ये हो गया इरेज। तो अब बेस थ्योरम क्या है, अब बेस थ्योरम क्या है देखिए। अब उसी तरह से पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का थोड़ा सा स्टडी, E1 E2 E3 EN तक हमारा क्या है, ढेर सारा इवेंट है, ठीक है। उसमें पेयर वाइज डिसजॉइंट, हाँ, सारा का सारा हमारा डिसजॉइंट। डिसजॉइंट करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, डिसजॉइंट करने का मतलब हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक लाइन यहीं पे बोल दो, क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और तो और एक्सोटिक, ये तो अभी हम बताएं दिए था ना। दोनों अगर हम सभी इवेंट को मिला दे तो हमारा सैंपल एक्स इसके बराबर आ जाए, तो एक्सोटिक इवेंट हो गया। और डिसजॉइंट इवेंट है, इसका मतलब हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ। तो हमारा सारा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट है। देन ए हमारा कोई भी क्या है, इवेंट है, ये हमारा क्या है, कोई भी इवेंट है। तो ए आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ए दिया हुआ है, ए हमारा क्या है, गिवन है। तो E1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या फिर E1 E2 E3 जो भी है उस चीज का आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यानी ये हमारा कहाँ से उठाएं, इसको हम उठाएं कंडीशन प्रोबेबिलिटी से। कहाँ से उठाएं इसको, कंडीशन प्रोबेबिलिटी से कि ए हुआ है, तो E आई होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल कॉन्सेप्ट। ये कहाँ से आया बच्चों, ये आया आपको जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, E आई इंटरसेक्शन ए, E आई इंटरसेक्शन ए, यानी कि E आई हो चुका। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पर तुरंत अप्लाई हुआ, P1 हो चुका, मल्टीप्लाई P E आई हो चुका है। तो A आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। और नीचे हमारा क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये जो सम अप है अभी आप पढ़े हैं कहाँ से, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से पढ़े हैं। कहाँ से पढ़े अभी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यानी कि जो पूछा जाए उसके बारे में ऊपर और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम लोग नीचे लिख देंगे, तो हमारा ये बेस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आपको बेस थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर है। लेकिन सिर्फ डिफिनेशन और एग्जाम्पल से हम लोग को नहीं समझ में आएगा। हम लोग जब तक 2-3 एग्जाम्पल और अच्छे से नहीं कर लेते हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। अगर 2-3 एग्जाम्पल हम और अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद आप आराम से इसका एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो आगे बढ़े बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले अपना एग्जाम्पल। चलिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से गिवन है, बॉल और व्हाइट बॉल वाला है। चलिए, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन बनाना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमिलियर हम लोग को है ना, जैसे रेड बॉल, ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं, सारा इवेंट हमें पता होना चाहिए। बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक, ठीक है। बैग 2 कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक। जिस तरह से पर्स वाला था उस तरह से हमारा बैग वाला है। तो सबसे पहले हम इवेंट लिख लेंगे, इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1, या फिर इसको B1 ही रहने जो हरा रहे, B1 से ही नाम लिखते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चूजिंग बैग 1, B2 इवेंट ऑफ चूज बैग 2। आप बताओ बच्चों, दो ही बैग है ना, तो यानी कि
इसका भी प्रोबेबिलिटी, दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कोई दिक्कत नहीं, यानी बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि दो बैग में से एक बैग चूज करना 1/2 प्रोबेबिलिटी, या दूसरा बैग को भी चूज करेंगे तो भी हमारा प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन। बैग 1 में क्या है, 3 रेड और 4 ब्लैक P1 में है, और 5 रेड 6 ब्लैक ये 2 में है। तो चलिए अगर बैग 1 लेते हैं, प्रोबेबिलिटी बैग 1 लेते हैं तो क्या अच्छे आने का बच्चों, क्या 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। ये फाउंड किया गया है कि ये रेड है, ये रेड है, यानी हम लोग को बता दिया गया है, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों अप्लाई, यानी बेस थ्योरम से हम बनाने वाले हम लोग, है ना, कि रेड है वो दे दिया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। तो हमको ये पता करना है कि बैग 2 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि रेड है ना, तो अगर हमारे पास बैग 1 से रेड बॉल निकले तो क्या होगा, बैग 1 से रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बैग 1 से रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो बच्चों 3/7 है ना। अरे बैग 1 में टोटल बॉल कितना है, 7 है ना, रेड बॉल कितना है 3, तो 3/7। अब रेड बॉल है ना, तो इसको एक इवेंट और लिख लो, एक सेकेंड, ऐसा करते हैं इवेंट ऑफ चूजिंग रेड बॉल। चलिए अब समझिए, अब हमारे पास क्या कर रहा है, रेड बॉल हमारा चूज हो रहा है, तो रेड बॉल चूज हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चूज हो रहा है फ्रॉम बैग 1 से बैग 1 से रेड बॉल चूज हो रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चूज हो रहा है बैग 2 से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5/11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कंडीशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड करना है कि वो रेड बॉल है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है कि रेड बॉल है, रेड बॉल है, तो वो बैग 2 से होगा, वो कहां से होगा, बैग 2 से होगा, यानी B2, ये पता करना है। कंडीशन गिवन है कि वो रेड बॉल है, जो बॉल निकला वो हमारा रेड बॉल है, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी पता करना है कि वो बैग 2 से निकला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए अब हम इसमें बेस थ्योरम लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना, बेस थ्योरम लगा इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या निकालना है। तुम ध्यान से बच्चों, कोई ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, सॉरी, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं अच्छे से, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, P, ठीक है। अब ये PR क्या है बच्चों, ये PR समझना है, यहाँ पे रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये टोटल रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी है, ये क्या आपका टोटल रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप चाहे तो पहले ही आप निकाल लीजिए, तो PR आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल कहाँ कहाँ है, बैग 1 में भी रेड बॉल है, बैग 2 में भी रेड बॉल है, तो आप इसको आराम से निकाल लीजिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, अगर बैग 1 आए और रेड बॉल आए, बैग 1 आए और क्या आए, रेड बॉल आए, फिर प्रोबेबिलिटी बैग 2 आए और उसमें रेड बॉल आए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसे क्या आ जाएगा, B1, हाँ लिखते हैं P, B1 मल्टीप्लाई बाई P, B1 हो चुका है तो RB1 प्लस P B2, और B2 हो चुका है तो RB2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे, ये तो 1/2 हो गया, RB1 3/7 प्लस 1/2, RB2 5/11, यहाँ से हो जाएगा 3/14 और प्लस 5/22। अच्छा एलसीएम, हाँ तो चलो बच्चों, वो वीडियो थोड़ा सा डिलीट हो गया था, तो यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेशन लिख रहे हैं। तो अभी तक आपको क्या पता चल गया, PR अभी लास्ट अथी निकाले हैं कि PR का वैल्यू 68/154 आ चुका है, और B2 बैग 2 होने का और A होने का, A नहीं यहाँ पे R है ना, रेड बॉल होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो पहले तो बैग 2 का प्रोबेबिलिटी हम निकाल ली है ना, बैग 2 का प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद बैग 2 में रेड बॉल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहां से बैग 2 का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 इतना हो गया था 5/22। तो यहाँ तक क्लियर था आपको। अब हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि बैग 2 हो और हमारा रेड बॉल हो, ये गिवन है कि हमारा रेड बॉल हो तो बैग 2 हो, तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे पास इसका निकल गया 5/22 डिवाइड बाई 60/154 है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 68, जो कि हमारे पास 7
35/68 हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, ये 35 है ना, हाँ 35/68 आने वाला है। तो इस तरह से आपका आंसर क्लियर हो गया। अब आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके बनाना चाहते हो, बहुत शॉर्ट करके बनाना चाहते हो, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव डायग्राम में क्वेश्चन आ गया, तब आप इसको कैसे बनाना चाहते हो, तब आप जब बनाना चाहिए तो इसको आप क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, तब ध्यान देखिए क्या करना है। आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्वेश्चन तो होगा ही मेरे पास, हाँ ये आपसे पूछा गया था कि बैग 2 होने से, और रेड बॉल दिया हुआ है, बैग 2 होना है, रेड बॉल दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल दिया हुआ है और बैग 2 होना है, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड बॉल दिया हुआ है और बैग 2 चाहिए निकले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैग 2 का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बैग 2 का, बैग 2 का प्रोबेबिलिटी 1/2, और बैग 2 में रेड बॉल कितना था, तो बैग 2 में रेड बॉल था आपका लगता है 5/11 था, कितना था 5/11, चेक कर लो। और ये आपका हो गया बैग 2 का। अब नीचे जो आपका होगा वो बैग 1 और बैग 2 दोनों का होगा ना, क्योंकि आपके पास तब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। तो टोटल केस में क्या होगा, बैग 1 वाला भी प्रोबेबिलिटी ऐड होगा और बैग 2 वाला भी प्रोबेबिलिटी ऐड होगा, जो कि हम लोग थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोल रहे थे उसको, यानी बैग अगर 2 से हुआ तो ये हुआ, और प्लस बैग 1, बैग 1 का कितना था, देख लेते हैं बैग 1 का कितना था, बैग 1 में आपका था कॉपर पर्स नहीं, हाँ 3 रेड एंड 3/7 सॉरी 4/7। तो इसको भी आप सोल्व कीजिएगा तो आपका यही आंसर आने वाला है, क्योंकि देखिए ऊपर 5/22 आ गया और नीचे 64/154 ही आएगा, यानी कि आपके पास 35/68 ही आएगा। तो इसको आप इस तरह से डायरेक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी जो पूछा जा रहा है उसको हम डायरेक्टली ऊपर लिख देते हैं, तो पूछा जा रहा है उसमें तो बैग चूज करना था, तो पहले बैग चूज कर ली, उसके बाद बॉल चूज कर ली, ऊपर लिखा गया, अब आगे टोटल नीचे लिखना है आपको, तो टोटल नीचे लिखना था, तो एक कंटेंट तो आपका पूरा हो गया। फिर बैग 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और उसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/7, ये था आपका। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बीच में थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था और सारा डाटा भी रेज हो गया था, फिर भी आपको आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा, है ना। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सपोज दैट प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाई एज फॉलो, आउट ऑफ हैविंग 90 आउट ऑफ हैविंग HIV, जिनको HIV है उनका बात किया जा रहा है कि जिनको HIV है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड डिजीज बट 10% अनडिटेक्टेड। यानी फर्स्ट टाइम में ये बोला कि वैसे व्यक्ति, वैसे पर्सन जिनको HIV है, जब वो लैब में जाते हैं तो 90% लैब उनको HIV पॉजिटिव बता देता है, बट 10% को वो निगेटिव मतलब अनडिटेक्टेड यानी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, यानी उसको HIV नेगेटिव बोल दीजिए। ठीक है, ये हो गया कि जिसको HIV हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, जिसको HIV हुआ है। अब जिसको नहीं हुआ यानी कि 99% को नहीं हुआ है, तो 90 आउट ऑफ द फ्री पीपल, जो कि फ्री पीपल है जिनको नहीं हुआ है, उसमें से 99% को HIV नेगेटिव बताया जाता है, बट 1% को बता दिया जाता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं। यानी ये तो बेचारे के लिए तो गलत हो गया ना, मतलब वो तो उसको HIV है भी नहीं, फिर भी उसको क्या कह दिया गया, नहीं यू आर HIV पॉजिटिव। अब क्या है, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, one person is selected at random given the HIV test and the pathologist report him or her as HIV positive. What is the probability that the person actually have HIV? कंडीशन क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि HIV कुछ बच्चे, कुछ लोग को HIV है, कुछ को HIV नहीं है, लेकिन लैब में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है। अब गड़बड़ी कैसे होता है उसको हम लोग एक ऐसा करते हैं, इसमें फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी पॉपुलेशन है, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, कितने लोग को हुआ HIV, 0.1%। तो 0.1% को अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.001 है ना, 0.1% को सॉल्व कीजिए, तो इतने लोग को HIV जो पॉजिटिव है, HIV नेगेटिव है, ये कितने परसेंट है, 0.001 लोग हैं, और ये हमारे पास है 0.999 हो जाएंगे, क्योंकि इतना को है तो इतना को नहीं है, दोनों को जोड़ करके हमारे पास बन ही होना चाहिए ना, दोनों को ऐड करके आना चाहिए, हमेशा बन होना चाहिए। HIV होने का इतना, HIV नहीं होने का, दोनों को ऐड करके बन होना चाहिए। अब क्या है, हम परसेंटेज हटा के बात कर रहे हैं। अब क्या है, जिनको HIV है वो जब टेस्ट कराते हैं, जिनको HIV है वो जब टेस्ट कराते हैं तो 90% यानी कि 90% कितना हो गया बच्चों, 0.9, 90% को वो बोल दिया जाता है कि आपको HIV है, बट ड्यू टू डिफेक्ट, ड्यू टू लैब डिफेक्ट 0.1% को बोला जाता है कि आपके 0.1% है ना, आपको HIV नहीं है, इतने लोग को।
0.1 ही होगा ना, कितना 10%, हाँ ठीक है। अब ये इतने लोग तो फ्री है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जब भी अगर टेस्ट करवाते हैं, ये लोग भी अगर टेस्ट करवाते हैं तो इनको क्या बोल दिया जाता है कि 99% निगेटिव। 99% निगेटिव यानी कि आपके कहने का मतलब क्या, ये आपका हो गया HIV निगेटिव 99, 0.98% नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लेकिन गलती से या फिर बदकिस्मती बोल लो उस बंदे का या बेचारे का, तब जो भी पर्सन है उसको बदकिस्मती बोल लो, बैड लक बोल लो, उसको बता दिया जाता है 1% को वो डिटेक्ट कर लिया जाता है। 1% यानी कि 0.01%, 0.01% डिटेक्ट कर लिया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं। ये आपका फ्लो चार्ट हुआ। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1% इज सिलेक्टेड। अब इसमें से 1% सिलेक्ट किया गया है HIV टेस्ट देने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एक्चुअली HIV। कंडीशन गिवन है कि उस पर्सन को बेसिकली क्या फाइंड करना है, बेसिकली फाइंड करना है कि एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया है कहां से, जिसको HIV हो चुका है, जिसको HIV हो चुका है वहां से एक पर्सन को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया है। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन कि वो सच में उसको HIV एक्चुअली हैव HIV, उसको सच में HIV पॉजिटिव है या नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अगर आप इसको शॉर्टकट तरीका से बनाना चाहो तो तुम शॉर्टकट तरीका से इजीली बना सकते हो। शॉर्टकट तरीके इजीली बना सकते हो। क्या पूछा जा रहा है, क्या HIV है, उसको एक्चुअल में HIV है, तो एक्चुअल में HIV है तो HIV पॉजिटिव पहले लोग, टोटल पॉजिटिव लोग तो इतना ही है ना, इतना लोग हैं, और उसमें से ये सच में है, ठीक है, उसमें से ये सच में है, डिवाइड बाय टोटल, टोटल क्या होगा, टोटल तो हमारा सबसे पहले ये हो गया, और प्लस हमारा लैब रिपोर्ट तो उसको भी HIV बोला है ना कि जो नहीं भी है, तो उसको भी तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो जो नहीं है उसमें क्या ऐड होगा, तो ये सबसे पहले 999 और इसमें से ये 0.01, कितना इजी है, एक कॉन्सेप्ट आया समझ में। अगर हमारे पास फ्लो चार्ट बन जाता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, इसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखो फिर से इसको समझ लेते बच्चों, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि अब जिसको HIV हो चुका है उसमें से एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया है, अब ये पता करना है उसको सच में है HIV पॉजिटिव, वो सच में है, तो सच में है इसका मतलब कहां सिलेक्ट किया गया, तो यहां सिलेक्ट किया गया है, सच में है 9%। अच्छा, अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में अप्लाई करना है, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहां से होगा, तो जो लोग हैं तो टोटल HIV पॉजिटिव कितने लोग हैं टोटल, तो ये इतने लोग सच में हैं, इतने लोग झूठ में, तो हमको तो टोटल लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो टोटल कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना, तो इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर आपको बच्चों आ गया सब्जेक्टिव टाइप में, सब्जेक्टिव टाइप में आ गया तब आप क्या कीजिएगा, सब्जेक्टिव टाइप में आ गया तो उसको क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से देखो क्या क्या लिखने वाले हैं हम लोग, क्या क्या लिखने वाले हैं वो हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इवेंट 1, इवेंट 2, ठीक है। इवेंट 1 में हम लोग ले लेते हैं एक्चुअली HIV प्लस, और ये हमारे पास है HIV नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास हो गया HIV नेगेटिव और ये हमारे पास हो गया HIV प्लस। और एक इवेंट हम लोग ले लेते हैं चूजिंग ए ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इवेंट ऑफ चूजिंग अ पर्सन, कहाँ से चूज कर रहे हैं, जो कि HIV प्लस से है, इवेंट ऑफ चूजिंग अ पर्सन फ्रॉम द HIV प्लस। तो अब कंडीशन का क्या अप्लाई होगा, कंडीशन सबसे पहले अप्लाई होगा हमारे पास क्या, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि कितने लोग को HIV प्लस है, इसको हम लोग बोल देते हैं E1, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, E1 बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं E2, है ना। देखो यहाँ पे लिखिए HIV नेगेटिव HIV पॉजिटिव, तो PE1 कितना हो गया, PE1 हमारे पास हो गया 1% था ना, सॉरी 0.1% था, इसका मतलब 0.001 हो गया। उसी तरह से PE2 क्या हो जाएगा हमारे पास, PE2 हो जाएगा हमारे पास, अभी PE2 नहीं दिया हुआ था, PE2 नहीं दिया था तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो कहाँ से निकालेंगे, हम जानते हैं HIV होने का प्लस HIV नहीं होने का दोनों का ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 0.99 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि PE2 हमारे पास क्या होगा 1 माइनस PE1, PE2 हमारे क्या हो जाएगा 1 माइनस PE1, हमारे पास 1 माइनस 0.001 999 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो जिसको क्या है इवेंट ऑफ चूजिंग ए पर्सन एक्चुअली इसके पास है, इसके पास सच में है, एक्चुअली है, एक्चुअली HIV पर्सन है, यहाँ पे इसको एक्चुअली हटा दो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे HIV प्लस HIV माइनस। अब एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया जिसको सच में HIV है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा P, ठीक है, पर्सन को सिलेक्ट किया गया तो हम क्या लिखेंगे, सच में HIV है E1A,
इवन ए कहने का मतलब क्या है कि जो लोग HIV पॉजिटिव है उनमें सच में जो HIV है वो हमारे पास कितना है 0.9। और P केस 2 से निकल रहा है जो जिनको HIV दिखा रहा है लैब रिपोर्ट वो हमारे पास कितना है 0.01। लैब रिपोर्ट हमारा क्या दिखा रहा है 0.01, ये फॉल्स ही है, लेकिन लैब रिपोर्ट तो हमारा क्या दिखा रहा है कि उसको HIV हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा सच में वाला, यानी कि ट्रूथ में हमारा क्वेश्चन ट्रूथ सही में उसको HIV है तो कंडीशन अप्लाई हुआ, कंडीशन अप्लाई हुआ कि उसको सच में HIV है, तो सच में HIV है तो इसको इवेंट को क्या माने हुए A माने हुए, जिसको सच में HIV है उसको क्या माने हुए A माने हुए हैं। तो जो A इवेंट कहाँ से आएगा, यही से ना आएगा जो जिसको HIV हुआ है और HIV उसको सच में डिक्लेयर कर दिया गया कि HIV पॉजिटिव है वो, तो सबसे पहले तो वो एक्चुअली HIV है, यानी कि वो कहाँ से आया होगा, तो E1 से ही ना आया होगा वो HIV हुआ था, वो चेक कराने के लिए गया तब उसको बता दिया गया आप सच में आपको HIV है, HIV हुआ था। इसका मतलब कंडीशन ये पूछा जा रहा है, कंडीशन क्या पूछा जा रहा है E1 का कंडीशन पूछा जा रहा है। क्या ये कहानी क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से कॉन्सेप्ट क्या है। E1 को हम मान लिए जिनको HIV पॉजिटिव है, E2 हमारा क्या हो गया HIV नेगेटिव है। एक इवेंट मान लिए A, इवेंट ऑफ चूजिंग ए पर्सन HIV प्लस जो कि इसको सच में है HIV हुआ है। अब PAE1 यानी कि जिसको HIV सच में है तो जब वो टेस्ट कराता है तो 0.9 उसका आ जाता है रिपोर्ट, यानी कि आपको सच में HIV हुआ है, ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। अब फिर जिसको HIV नहीं भी है वो भी अगर करवाता है तो 0.01% लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट रिपोर्ट क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है, जिनका टेस्ट रिपोर्ट क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है। तो अब क्या क्वेश्चन है, उसको टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गया, HIV हुआ उसको HIV हुआ तो कहाँ से पर्सन सिलेक्ट होगा, जो HIV अगर दिखाने के लिए जाएगा तो E1 से ही सिलेक्ट हुआ होगा। मान लो जिसको HIV नहीं हुआ वो क्यों अपना रिपोर्ट कराने जाएगा, क्यों अपना चेक कराने के लिए जाएगा, तो जिसका हुआ वो वहीं चेक कराने के लिए जाएगा, यानी कि हुआ है और यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा। इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा बच्चों आपको, है ना। PA, तो PA की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कि आपका कुछ तरह यही आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको यही ना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो इस बार वीडियो को एक बार रिप्ले करके देख लीजिए, आप रिप्ले करके देखिएगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ये है ना। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसा कीजिए ना, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और ट्राई करके बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं आपसे। नहीं बनेगा तो फिर तो हम है, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको ट्राई करके देखिए, पॉज करके ट्राई करके देखिए, नहीं बने फिर हम बता देते हैं, है ना। तो कर लिए पॉज करके, तो चलिए हम बताते हैं। हम दो तरीके से इसको बनाएंगे, सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकाल के बनाएंगे। अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है आंसर, और उसके बाद आंसर निकाल के बनाते हैं तो कितना आ रहा है, दोनों को देख लेते हैं, है ना। चलिए, ए मैन इज नोन टू स्पीक थ्रू 3 out of 4, यानी कि 4 टाइम में वो 3 टाइम सच बोलता है, ठीक है, अच्छी बात है। ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली 6। अच्छा, वो एक डाई थ्रो किया और उसमें क्या आया 6 आया। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आदमी सच बोल रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आदमी सच बोल रहा है, उसमें 6 ही आया होगा। तो अगर हम शॉर्टकट मेथड बनाना चाहिए तुरंत बना देते हैं। पहले 6 आने का प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/6, सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4, 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4। फिर ये चीज तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 आने का प्रोबेबिलिटी प्लस 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6, है ना। 6 नहीं आने का, वहाँ पे बैठ था, यहाँ पे 6 था, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी और सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी है उसमें फिर झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 6 नहीं आया वो झूठ बोल दिया कि नहीं 6 ही है, यही ना। क्योंकि 4 टाइम वो 3 बार सच बोल रहा है तो एक बार तो झूठ बोल ही रहा होगा, यानी कि इसमें झूठ बोल के वो 6 बता दिया। ये आपका सोल्यूशन है। क्या इजी नहीं है, काफी इजी है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तरह, जैसे एग्जाम में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह सॉल्व कर ले। तो इवेंट मान लेते हैं, इवेंट है E1 मान लेते हैं, गेटिंग 6, इवेंट E1 मान है तो गेटिंग 6 होने पॉइंट, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। E2 मान लेते हैं, नोट ऑफ 6, इसको लिख लेते हैं क्या, नॉट 6 लिख लेना ना यहाँ पे, इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट 6, इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट 6। तो E2 क्या आ जाएगा
6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सच बोलने का ना, इट इज एक्चुअली 6 यानी कि वो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, तो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया वो, एक ले लीजिए आप, एक्चुअली 6 इवेंट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, क्यों सच बोल रहा है। तो जब सच बोल रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो सच बोल रहा है। कब सच बोल रहा है, जब 6 आया तब वो सच बोल, ये सच बोल रहा है। ए आपको एक्चुअली में 6 है, कब बोला, जब वो एक्चुअली में 6 है, यानी P even क्या हो गया, P even हो गया। इधर क्लियर है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, P even हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और P E2 है ना। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा A, ओ सॉरी यहाँ पे फिर B हो जाएगा ना, इवेंट ऑफ स्पीकिंग फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे B लिखना पड़ेगा हमको, तब ना दोनों हमारा मैच होगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इवेंट E भी हुआ है और सच भी बोल रहा है, यानी पहले तो इवेंट E का लिख लेते हैं 1/6, पहले तो इवेंट E का लिख लेते हैं 1/6 और सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है ना। अब इवेंट E हुआ तो हमारे पास क्या होगा, 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारा इसी तरह से आ गया है ना, तो कुछ इस तरह से आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 है ना, 1/8 और ये यहाँ से हो जाएगा, अगर इसको हम ऐड करते हैं, चलिए यहाँ भी ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 2 1/8 आ जाएगा 1/8 प्लस 5/24, तो इसको ऐड करेंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा। इसको 24 को ऊपर ही डायरेक्ट लिख देते हैं और ये हमारे पास क्या हो गया 8, तो कितना वाला कटेगा 3/8।